हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर को 17 अगस्त का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। शुरू करें उससे पहले एक अनाउंसमेंट कि पहली बार यूट्यूब पे हम आपके लिए लाए हैं एक कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स, जिसको आप फॉर फ्री अवेल कर सकते हैं सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। इसमें आपके करंट अफेयर्स को कॉम्प्रहेंसिवली कवर किया जाएगा फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। जुलाई 2020 से लेकर जून 2021 तक के करंट अफेयर्स को विथ मैराथन सेशंस, लाइव डाउट सेशंस एंड मॉक टेस्ट यहाँ पे कवर कराया जाएगा। तो अगर आप इसे अवेल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के टॉपिक्स, GS1 में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से एक एडिटोरियल है जो 15 अगस्त का है, ठीक है। द फाउंडर्स फॉरसाइट इल्यूमिनेट्स आवर हिस्ट्री। तो ये एडिटोरियल जो है ये 15 अगस्त का है, इसको डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन में से 2 चाइल्ड पॉलिसी, तो यूपी में भी एक बिल आया है 2 चाइल्ड पॉलिसी को लेकर, इसको डिस्कस करेंगे। GS2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज में से एसेक्स स्कीम, देन IR में से इंटरनेशनल रिलेशंस में से डिस्कस करेंगे हाउ तालिबान टुक काबुल विदाउट अ फाइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत इंसाइटफुल आर्टिकल है, इसको देखेंगे। और आज का न्यूज़पेपर पूरा अफगानिस्तान की न्यूज़ से भरा पड़ा था, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैंने यहाँ पे ली है। US पाक टाइज, तो देखो अफगानिस्तान के इशू के बाद US और पाकिस्तान के टाइज में क्या डिफरेंस आया है वो यहाँ पे देखेंगे। सिक्योरिटी में से ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग को देखेंगे, अफगानिस्तान में किस तरह से ड्रग ट्रैफिकिंग बढ़ सकती है। एंड GS3 में इकोनॉमी में से नुआंस्ड डायमेंशंस ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये भी 15 अगस्त का एडिटोरियल है, इसको डिस्कस करेंगे। एंड GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। तो देखो कल तक हमारे 15 अगस्त के जो एडिटोरियल हैं वो खत्म हो जाएंगे। आज मैंने 2 एडिटोरियल लिए 15 अगस्त के, ओके। तो टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी, द वैली विल टीच यू लेसन्स द माउंटेन टॉप नेवर कुड। तो जब आप डाउनफॉल की तरफ जाते हैं ना, वैली आपको पता है ना वैली कैसी होती है, नीचे की तरफ जब जाते हैं आप तो आपको ज़्यादा लेसन सीखने को मिलते हैं, ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं। देन यू विल एवर लर्न ऑन द माउंटेन टॉप। तो जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, वो जो सक्सेसफुल होने का मोमेंट जो आपको सिखाएगा वो कुछ भी नहीं सिखाएगा जो अभी आप जर्नी में सीख रहे हैं। तो बी ग्रेटफुल टू द जर्नी, ओके। विद दिस पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट आज का पहला टॉपिक। तो देखो 2 चाइल्ड पॉलिसी, यूपी लॉ पैनल सबमिट्स अ ड्राफ्ट बिल। तो यूपी में भी 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने के लिए एक बिल पास करने की कोशिश की जा रही है। तो देखो हमारे यहाँ कहाँ कहाँ पे ये 2 चाइल्ड पॉलिसी अभी लागू है। कई सारे स्टेट्स हैं, MP है, हरियाणा है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। इसके अलावा हमारा असम में भी ये बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में था, ठीक है। हमने कुछ टाइम पहले ही डिस्कस किया था इसको, लेकिन फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये जो 2 चाइल्ड पॉलिसी है, इसमें ये कहा गया है, ये पॉलिसी बिल का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021, ठीक है। इसमें ये कहा गया था कि हमने ड्राफ्ट पॉलिसी जब रखी अपने पोर्टल पे तो 8500 सजेशंस आए, जिसमें से 8200 सजेशंस का कहना था कि आप इस 2 चाइल्ड पॉलिसी को लागू कीजिए। तो गवर्नमेंट का जो कहना है वो ये है कि हमारे पास 7 पब्लिक सपोर्ट भी है इसको लेकर, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें कही गई हैं कि यहाँ पे 2 चाइल्ड पॉलिसी में क्या होगा, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए पर्सन को एलिजिबल किया जाएगा अगर 2 चाइल्ड पॉलिसी वो फॉलो करता है। 2 चाइल्ड पॉलिसी का मतलब क्या है कि किसी भी कपल को, किसी भी पर्सन को सिर्फ 2 बच्चे होने चाहिए, 2 चाइल्ड होने चाहिए, सिर्फ उसके 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। उसके बाद वो वॉलंटरीली अगर स्टरलाइजेशन करा लेता है अपना, ठीक है, वॉलंटरी स्टरलाइजेशन अगर वो करा लेता है तो फिर वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा इस पॉलिसी के लिए, ठीक है। तो 2 चाइल्ड होने के बाद, 2 चिल्ड्रन होने के बाद वॉलंटरीली स्टरलाइजेशन अगर कोई करवा लेता है तो उसको इसके अंतर्गत एलिजिबल माना जाएगा 2 चाइल्ड पॉलिसी के अंतर्गत। अब जो भी लोग ये चीज़ करवा लेते हैं तो उनको कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे वो, ठीक है। फिर गवर्नमेंट जॉब्स में प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जो लोग भी ये नहीं कराते हैं ना, वो लोग फिर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। मतलब आपके 2 बच्चे हो चुके हैं, फिर भी अगर आपका 3rd चाइल्ड होता है या ऐसा कुछ होता है कि आप स्टरलाइजेशन नहीं कराते हो तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। आप यहाँ पे प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप किसी भी तरह की सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं हो, ऐसा होगा, ठीक है। इसमें राइट टू वोट को नहीं शामिल किया गया है, ठीक है। इसमें कहा गया है राइट टू वोट जो है हर किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कौन से आर्टिकल में आता है राइट टू वोट? 326, ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि राइट टू वोट हम सभी को देंगे, चाहे कोई इस पॉलिसी को फॉलो करे या ना करे, राइट टू वोट सभी का होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी कही गई हैं इसमें। और हाँ, एक और चीज़ कही गई है कि पहले क्या होता था कि BPL क्लास से, जो बिलो पावर्टी लाइन क्लास होती थी, उससे अगर कोई कपल एक बच्चा ही करता है और उसके बाद वॉलंटरीली स्टरलाइजेशन करा लेता है तो उसे कई सारे नए इंसेंटिव्स मिलते थे। अब ये इंसेंटिव्स जो होंगे ये बाकी सारी क्लासेस पे भी लगेंगे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि कपल BPL क्लास से हो तो ही उसे ये इंसेंटिव मिलेगा।
चलेगा अगर कोई भी कपल पूरे स्टेट में एक बच्चे के बाद स्टरलाइजेशन करा लेता है तो उस केस में यहाँ पे उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। ओके, अब देखो इसके जो ये हमारा ये पॉपुलेशन बिल है ये कई सारी जगह पे आया था, तो हमको इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों पता होने चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव्स क्या है, देखो एक तो ये है कि हमारी कंट्री, ऐसा कहा जा रहा है यूएन के द्वारा कि 2027 तक हम चाइना को सरपास कर देंगे पॉपुलेशन में, तो चाइना को भी हम पीछे छोड़ देंगे 2027 तक पॉपुलेशन में। तो उसके लिए ये स्कीम अच्छी है, ये पॉलिसी अच्छी है। दूसरी चीज़, हमने कई सारी खुद पॉलिसीज ट्राई किया, नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी थी हमारी, उसके बाद भी हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पा रही, और इस पॉपुलेशन के कारण हमारे रिसोर्सेज पे बहुत बर्डन आ रहा है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उनका। ठीक है, लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं हो रहे, तो ये एक पॉजिटिव है कि चलो ठीक है, कम से कम लोगों के पास रिसोर्सेज तो अवेलेबल होंगे उसके बाद। लेकिन नेगेटिव ये है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि देखो चाइना ने भी अब अपनी जो पॉलिसी थी वन चाइल्ड पॉलिसी उसको हटा दिया और 3 बच्चों की परमिशन दे दी उन्होंने, 3 चाइल्ड की परमिशन दे दी, चिल्ड्रन की। तो हमको उससे सीखना चाहिए कि देखो आज की डेट में उनके पास वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत कम है, और हमारे लिए तो ये वर्किंग एज पॉपुलेशन ही तो हमारी स्ट्रेंथ है। हमारे पास ना बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो जैसे जापान, जर्मनी, चाइना, इन लोगों के पास तो फिर भी बहुत कुछ है। हमारा तो स्ट्रेंथ ही ये है, डेमोग्राफी यही हमारी स्ट्रेंथ है। तो अगर हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो हम इकोनॉमिकली भी कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि हमारी सोशल स्पेंडिंग बहुत बढ़ जाएगी। मतलब आप सोचिए, वर्किंग एज पॉपुलेशन का मतलब क्या है, 15 to 59 ईयर एज वाले जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन को वर्किंग एज पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, अगर हम अपनी पॉपुलेशन पॉलिसी लगा देंगे 2 चाइल्ड पॉलिसी, तो देखो अभी अब और बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं होंगे, इसका मतलब ये है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि ओवर द टाइम जो छोटी एज के पॉपुलेशन रहेगी, जो कम एज की पॉपुलेशन रहेगी, मतलब ये अडल्टहुड वाली 15 to 30, 35 वाली जो पॉपुलेशन रहेगी, ये हमारे पास घटती जाएगी। और जो ओल्ड पॉपुलेशन रहेगी, लाइक 50+ वाली, 60+ वाली जो पॉपुलेशन रहेगी, बढ़ती जाएगी। तो हमारी सोशल स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, मतलब हमें उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हमारे पास कमाने वाले कम हो जाएंगे और खाने वाले ज़्यादा हो जाएंगे। एक तरह से आप इसको ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ ड्रॉबैक्स ये भी हो सकते हैं कि सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन स्टार्ट हो सकते हैं। हर कोई बोलेगा कि हमारे पास सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स हैं, ठीक है, 2 बच्चे करने का चांस है, तो हम यहाँ पे क्यों ना हम सन्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दें। तो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन होने लगेंगे और जिससे हमारा सेक्स रेशो बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है, आज से भी ज़्यादा वर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। तो हमको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये कोई अगर आप एक्सपर्ट्स की माने तो बैन करना किसी चीज़ को या ऐसा करना कि 2 बच्चे ही आप कर सकते हो, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप वुमेन एम्पावरमेंट करें। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है आप उनको एजुकेट करें, उनकी राइट्स को इंश्योर करें। ठीक है, उनके राइट्स उनके पास रहे, राइट टू रिप्रोडक्शन उनके पास रहे, सो दैट एक तो ये सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन उससे कम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद उनके हाथ में रहेगा। बहुत सारे रूरल एरियाज में ये देखा जाता है कि विमेन की मर्जी ही नहीं चलती कि उनको कितने बच्चे चाहिए। ठीक है, विमेन आर जनरली लाइक कि उनको कम बच्चे चाहिए, लेकिन मेल्स का कोअर्शन के कारण इतने सारे बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए विमेन एम्पावरमेंट करने की ज़रूरत है। राइट टू सेक्सुअलिटी, राइट टू रिप्रोडक्शन उनका इंश्योर करने की ज़रूरत है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये एजुकेट करने की ज़रूरत है उनको। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव्स के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, और साथ में पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत है। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन से मेरा मतलब है, कई सारी स्टेट्स हैं हमारे यहाँ पे जो हमारे रिप्लेसमेंट रेट से भी कम जहाँ पे बर्थ रेट है। देखो हमारे यहाँ रिप्लेसमेंट रेट है 2.1। ठीक है, मतलब अगर हम 2.1 सबका फर्टिलिटी रेट हो जाता है, एवरेज फर्टिलिटी रेट पूरे नेशन का 2.1 हो जाता है, तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं, जहाँ है वहीं रुक जाएगी। ठीक है, जितने लोग पैदा होंगे उतने ही लोग मरेंगे, ऐसा होगा 2.1 अगर हम रिप्लेसमेंट रेट कर लेते हैं तो। कई सारे स्टेट्स हैं जैसे सिक्किम है, ठीक है, साउथ के जो स्टेट्स हैं केरला वगैरह, उनमें ये रिप्लेसमेंट रेट से भी कम बर्थ रेट हो गया है। तो ऐसे एरियाज़ में भी अगर आप पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ लगाओगे तो हमारी पॉपुलेशन तो और डिक्लाइन की तरफ चली जाएगी। तो हमें पॉपुलेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जहाँ पे जैसे यहाँ पे यूपी में पॉपुलेशन बर्थ रेट ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप विमेन एम्पावरमेंट कीजिए, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का को बढ़ावा दीजिए, ऐसी चीज़ें करिए। बट 2 चाइल्ड पॉलिसी लगाने से तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक मिशन परिवार विकास भी एक इसके लिए स्कीम आई थी, ठीक है, जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स की अवेयरनेस बढ़ाते हैं। तो ऐसी स्कीम्स से एक्चुअल में फ़ायदा पड़ेगा रैदर देन ये 2 चाइल्ड पॉलिसी। ओके, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
एजेंसीज ब्रेस फॉर शार्प राइज इन ड्रग ट्रैफिकिंग। तो कुल मिला के इसमें ये कहा गया है कि तालिबान के आ जाने के बाद से ये ड्रग ट्रैफिकिंग और ज़्यादा बढ़ेगी। हमने कल या परसों जब अफगानिस्तान का डिटेल में इशू डिस्कस किया था तो हमने बात की थी कि ये ड्रग ट्रैफिकिंग का भी एक गढ़ है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये है हमारा इंडिया और यहाँ पे हम गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में फंसे हुए हैं, ठीक है। गोल्डन क्रीसेंट में आता है ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। गोल्डन ट्रायंगल में आता है बर्मा, थाईलैंड, लाओस एंड वियतनाम, ठीक है। ये चारों आते हैं गोल्डन ट्रायंगल में। अब हम इनके बीच में फंसे हुए हैं। ये जो मेजर यहाँ पे ओपियम बनता है और यहाँ पे शायद कैनबीज बनता है, तो यहाँ पे दोनों जगह पे ड्रग्स डेवलप होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं और इनके बीच का जो रूट जाता है वो इंडिया से होकर जाता है। तो इंडिया में भी एक बहुत बड़ा खतरा है ड्रग ट्रैफिकिंग का बिकॉज ऑफ कमिंग इन द रूट बिटवीन ड्रग गोल्डन क्रीसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये हमें ना इफेक्ट कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे ये तालिबान के आ जाने से ये कहा जा रहा है कि ड्रग ट्रैफिकिंग और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि तालिबान का इकोनॉमिक सोर्स क्या है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स से ही तो ये तालिबान अपना इकोनॉमिकली स्टेबल रहता है। तो इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स में सबसे ऊपर आता है ड्रग ट्रैफिकिंग, ओके। अब देखो इसमें ये कहा जा रहा है कि दो चीज़ें मेनली, हेरोइन, ठीक है, और एक और है मेथामेटाफाइन, ठीक है। ये दोनों जो ड्रग्स हैं ये अब बहुत ज़्यादा बन रहे हैं अफगानिस्तान में और इनका ड्रग ट्रैफिकिंग भी हो रहा है आसपास के एरियाज में। इसमें एक चीज़ कही गई थी कि यूएन का ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स है, उसकी वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 37% इंक्रीज हुआ है ओपियम प्रोडक्शन में इन 2020। तो 2020 में इतना परसेंट इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन में, मतलब धीरे धीरे वहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग और बढ़ती जा रही है, ओपियम प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। वर्ल्ड के लेवल पे देखें ग्लोबली जो ओपियम सप्लायर्स हैं उसमें से 85% जो सप्लाई होता है, प्रोडक्शन होता है ओपियम का, वो होता है अफगानिस्तान में, ठीक है। और अफगानिस्तान जो है ये मेजर सोर्स बन गया है, एक तो ये मेथामेटाफाइन का और एक ओपियम का, हेरोइन का, ठीक है। इसके बाद ये भी कहा गया है कि 2015 में जो फेटामाइन है ये बनता था यहाँ पे 10% प्रोडक्शन इसका होता था यहाँ पे, लेकिन 2019 तक लगभग 90% प्रोडक्शन जो है वर्ल्ड लेवल पे वो अफगानिस्तान में होता है इसका मेथामेटाफाइन का, ओके। और ये मेनली कहाँ पे होता है? जो सदर्न प्रोविंसेस है ना अफगानिस्तान के, जैसे कि निमरोज है, कंधार है, उर्जगान है, जाबुल है, यहाँ पे ज़्यादा ये प्रोडक्शन होता है इस ओपियम का, ओके। तो ये आपको याद रखना है और ये याद रखना है कि इंडिया का भी इस पर इफेक्ट हो सकता है क्योंकि हम गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में आते हैं। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एसिक, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने एक स्कीम लाए हैं कोविड-19 के लिए, कोविड हिट लोगों के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं ये एसिक है क्या। तो देखो इसका मतलब है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ये है, ये एक मल्टी डायमेंशनल सोशल सिस्टम है जहाँ पे सोशो इकोनॉमिक प्रोटेक्शन दिया जाता है वर्कर पॉपुलेशन को। तो ये याद रखना, वर्कर पॉपुलेशन के लिए और उनकी इमीडिएट फैमिलीज को यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक प्रोटेक्शन दिया जाता है थ्रू दिस स्कीम। और ये एक मल्टी डायमेंशनल सोशल सिस्टम है, मतलब इकोनॉमिक, सोशल, ये सभी तरफ से प्रोटेक्शन देती है वर्कर्स को, ठीक है। वर्कर याद रखना, इसको मेनली ये प्रोटेक्शन देती है। देन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम जो है ये एक इंटीग्रेटेड मेजर है, ठीक है। और ये स्टैब्लिश हुआ था एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंतर्गत। तो इसके लिए पहले एक स्कीम आई थी, ये एक एक्ट के अंतर्गत ये स्कीम आई थी, 1948 के अंतर्गत ये एक्ट आया था और उसके अंतर्गत ये स्कीम आई थी और उससे बना है ये, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, फंडिंग होती है, ये कौन कौन करता है? गवर्नमेंट करती है इसके अंदर फंडिंग, एम्प्लॉयर करता है जहाँ पे जिसने एम्प्लॉय किया हुआ है किसी पर्सन को, और खुद वो पर्सन यानी कि एम्प्लॉय भी इसके लिए फंडिंग देता है। तो इन तीनों की फंडिंग से ये सोशल इकोनॉमिक प्रोटेक्शन स्कीम चलती है, ठीक है, ये याद रखना है। और इसमें एक एक्सेप्शन ये भी है कि कुछ थ्रेशोल्ड तक के लिए, जैसे कि 137 रुपीज़ अगर कोई डेली कमाता है, तो अगर 137 या उससे कम पैसे कमाता है, रुपए कमाता है कोई पर्सन अगर एक दिन में, तो उसको इस फंड में कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें फिर गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर ही उसके लिए ये सोशल प्रोटेक्शन स्कीम अवेल कराएंगे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कोविड-19 के लिए जो हिट फैमिलीज़ हैं, कोविड से जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं, उनके लिए ये स्कीम लाई गई है कि एसिक जो है उनको 1800 रुपीज़ पर मंथ यहाँ पे देगा जो भी इंश्योर्ड पीपल हैं इस स्कीम के अंतर्गत, ओके।
अब देखो इसमें फैमिली में कौन कौन कवर किया जाएगा। सबसे पहले स्पाउस, ठीक है, यानी कि पत्नी या पति। उसके बाद सन अप टू 25 ईयर एज, तो 25 ईयर एज तक के जो भी लड़का है वो, अनमैरिड डॉटर है अगर वो, और विडोड मदर है अगर, तो ये लोग सब कवर किए जाएंगे इस स्कीम के अंतर्गत। और इसमें ये देखा जाएगा कि 2 साल के लिए इस स्कीम को लागू किया गया है, और 90% जो भी हैं डेली वेजेस के वो प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम को। मतलब कि अगर वर्कर की डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ कोविड और वो इंश्योर्ड था अंडर दिस स्कीम एसिक, तो इसके बाद क्या होगा कि उसकी फैमिली को 1800 रुपीज़ पर मंथ यहाँ पे दिए जाएंगे, और उसकी फैमिली में ये लोग आते हैं, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। देन आगे बढ़ते हैं। हाउ तालिबान टुक काबुल विदाउट अ फाइट। तो देखो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है और इसमें हर चीज़ बताई गई है, क्या फैक्टर्स थे जिसके कारण बिना किसी ब्लडशेड के, बिना किसी अपोजिशन के तालिबान ने इजीली काबुल को कंट्रोल कर लिया, इसके बारे में बताया गया है। तो इसको देखते हैं एक बार। देखो, US seemed to have concluded long ago that they lost the war in Afghanistan। तो देखो US को बहुत पहले पता चल गया था कि अफगानिस्तान से वॉर वो हार चुके हैं, ठीक है। इनफैक्ट US का ये कहना था, उनका ये प्रिडिक्शन था कि 90 डेज लगेंगे तालिबान को काबुल तक पहुंचने में, लेकिन US का प्रिडिक्शन बहुत बुरी तरह फेल हुआ। सिर्फ एक दिन में काबुल तक पहुंच गया तालिबान, ठीक है। तो ये एक बहुत वो दिखाता है, इम्पैक्ट दिखाता है तालिबान का आज की डेट में। इसके बाद ये जो शुरुआत हुई तालिबान के स्ट्रेंथनिंग की, वो कहाँ से शुरुआत हुई, जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स थे वो क्या क्या थे। तो देखो सबसे पहला था कि US और तालिबान के बीच में एक डील हुई थी जिसको दोहा डील कहा जाता है। ये 2020 में ये डील हुई थी, ठीक है। इसमें तालिबान से US ने कॉन्टैक्ट किया, ठीक है। US ने मेनली तालिबान से टच में आने की कोशिश करी, और यहाँ पे इन्होंने अफगान गवर्नमेंट को बाईपास किया, ठीक है। तो एक तो तालिबान का हौसला यहीं बढ़ गया कि US डायरेक्टली हमसे बात करना चाहता है, अफगान गवर्नमेंट को बीच में ही नहीं ला रहा, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि तालिबान ने यहाँ पे किसी भी तरह की समझौते करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला ना हम सीज फायर करेंगे, ना ही अभी के लिए हम अपना कुछ भी प्रोसेस रोकेंगे, और ना ही हम अफगान गवर्नमेंट के साथ कोई नेगोशिएशन करेंगे, ये तालिबान ने कहा। तो US को हार मान के क्या करना पड़ा, तालिबान के साथ एक डील करनी पड़ी कि ठीक है, हम यहाँ से जाने को तैयार हैं, हम अपने ट्रूप्स को यहाँ से निकालने को तैयार हैं, लेकिन उसके बदले में आपको यहाँ पे ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे पीस स्टेबिलिटी रखोगे, और यहाँ पे आप टेररिज्म को पनपने नहीं दोगे, ये कहा US और तालिबान ने एक दूसरे को, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे ये देखा जा रहा था, ट्रूप्स जो तालिबान थे उन्होंने ये समझ लिया कि US अपने ट्रूप्स को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट है अब यहाँ से, तो बहुत जल्दी US यहाँ से चले जाएगा। एक तो तालिबान का जो वो था, मोटिवेशन था, वो यहाँ से आ गया। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे तालिबान को लगी कि जब हमसे US जैसी सुपर पावर नेगोशिएट करने के लिए आ रही है, जब हमारे सामने US जैसी सुपर पावर कुछ भी हमारी शर्तें मानने को तैयार हो गई है और अपनी कुछ भी शर्तें नहीं मनवा पा रही है, तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट तो कहाँ ही टिकेगी हमारे सामने। तो एक इनका मोटिवेशन ये भी आ गया। दूसरी चीज़ कि जैसे ही ये दोहा डील हुई, उसके बाद US ने अपनी एयर स्ट्राइक्स को कम कर दिया। तो एयर स्ट्राइक्स बहुत बड़ा चीज़ थी जहाँ पे US तालिबान को दबा सकता था, लेकिन एयर स्ट्राइक्स को इन्होंने कम कर दिया। इसके बाद US से इनको लेजिटिमेशन मिल गया, ठीक है, तालिबान को। अब तालिबान कोशिश कर रही थी कि बाकी कंट्रीज से भी इनको लेजिटिमाइज हो सकें ये, जैसे इन्होंने रशिया, चाइना, इनको भी साथ में लेने की कोशिश की। और चाइना तो देखो बहुत कुछ इसके साथ आ भी गया है। चाइना ने ये कहा है कि हम तालिबान के साथ अब अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए तैयार हैं, अच्छे रिलेशन बनाने के लिए तैयार हैं। तो ये चीज़ हुई है। अब इसके बाद एक गलती मानी जाती है यहाँ पे घानी एडमिनिस्ट्रेशन की। दो गलतियां हैं बेसिकली इनकी। एक तो ये कि इनके यहाँ पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत थे, इंटरनल डिवाइड बहुत था इसमें। एक तो अशरफ घानी जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट हैं, और इनके अपोनेंट थे अब्दुल्ला, इनके बीच में हमेशा टसल चलती रहती थी। तो इनकी पार्टी ही इनकी जो गवर्नमेंट थी वो दो पार्ट्स में बटी हुई थी। देन दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कि एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बना पाए, घानी गवर्नमेंट जो थी वो एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बना पाई जो कि तालिबान से लड़ सके। और अभी भी आपने देखा होगा घानी गवर्नमेंट के पास अभी भी बहुत सारे सोल्जर्स थे, बहुत सारे ट्रूप्स थे, ठीक है। एयरफोर्स में अच्छी कैपेसिटी थी इनके पास, टैंक्स वगैरह सब कुछ थे, लेकिन इन्होंने अपना आपको इतना कमज़ोर मान लिया, इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो गया, और इन्होंने बहुत लूज कॉन्फिडरेशन दिखाई है शुरुआत से। तो ये भी एक तालिबान को स्ट्रेंथ देने वाली काम हो गया, ठीक है। इसके बाद जो US ने किया ना, US ने देखो बीच बाजार में छोड़ के ये चला गया अफगानिस्तान को। ना अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने वहाँ
के लोगों का सोचा ना यूएस ने सोचा, जिसकी मदद की थी अफगानिस्तान ने तालिबान को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो एक तरह से ये अफगानिस्तान के लोगों को धोखा हुआ ना यूएस का। तो यहाँ पे यूएस ने ना सिर्फ अपने ट्रूप्स ले गया, वो अपनी इंटेलिजेंस भी ले गया। तो इंटेलिजेंस से एटलीस्ट पता चल जाता था कि कहाँ पे क्या अटैक होने वाला है, तो वो इंटेलिजेंस को भी ले गया आपने, ठीक है। देन देखो यहाँ पे अफगानिस्तान जो है वो अपने प्लेन्स को ले गया, हेलीकॉप्टर्स को ले गया, तो एयरफोर्स को भी ले गया अपनी। और इसके साथ साथ यहाँ पे रिसोर्स बहुत लिमिटेड करके गया वो अफगानिस्तान के फोर्सेस के। अफगानिस्तान के फोर्सेस की तालिबान के रिस्पेक्ट में देखो तो एयरफोर्स ही सबसे स्ट्रॉन्ग थी, और ये उनको भी ले गया, ठीक है। और यहाँ पे तालिबान की स्ट्रेटजी ही ऐसी थी कि हम पहले रूरल एरियाज को अपने कब्जे में लेंगे, उसके बाद हम सिटीज़ की तरफ बढ़ेंगे, सो दैट तब तक यूएस के ट्रूप्स जितने बच्चे हैं वो भी चले जाएँ और अफगानिस्तान गवर्नमेंट बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे शुरुआत होती है 6 अगस्त से। 6 अगस्त से सबसे पहले जरांज को इन्होंने अपने कब्जे में लिया, और उसके बाद हर घंटे के साथ अफगानिस्तान का मैप बदलता गया, ठीक है, कि इतना एरिया अब तालिबान के कंट्रोल में, अब इतना एरिया तालिबान के कंट्रोल में। विद इन 10 डेज इन्होंने पूरे के पूरे अफगानिस्तान पे लगभग 34 प्रोविंसेस पे अपना कब्जा जमा लिया, ठीक है। और इनका साथ भी दे रहे हैं, जैसे पाकिस्तान, चाइना, ये लोग इनका साथ भी दे रहे हैं, इनके लिए गुडविल क्रिएट कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कैसे कर रहे हैं। आप अगर ट्विटर हैंडल्स देखेंगे पाकिस्तान और चाइना का तो चलो है नहीं, पाकिस्तान का देखोगे तो वहाँ पे ये प्रूव करने में लगे हैं पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ कि देखो अफगानिस्तान में कितना अच्छा सिस्टम है, जो लड़कियां हैं वो स्कूल जा रही हैं, जब तालिबान ने काबुल पे कंट्रोल आज पाया है, और एक तरफ तालिबान अफगानिस्तान की लड़कियां स्कूल जा रही हैं अपनी शांति से, तो कितना अच्छा माहौल है, वहाँ के लोग बहुत खुश हैं कि तालिबान का कंट्रोल हो गया। तो ये सच्चाई तो हम सभी को पता है, लेकिन ये लोग इसके लिए एक गुडविल क्रिएट करने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये पूरा इशू था, और आज की डेट में देखें तो जो अफगानिस्तान है वो स्क्वायर वन पे आके खड़ा हो गया है, ठीक है। वापस जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे आके वापस वो खड़ा हो गया। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है आज वहाँ के लोगों की, ठीक है। तो ये पूरा अफगानिस्तान के बारे में एनालिसिस था कि क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, कैसे तालिबान इतना स्ट्रांग हो गया, और बिना किसी अपोजिशन से तालिबान ने अफगानिस्तान पे कंट्रोल भी पा लिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। अब देखो ये एक एडिटोरियल है आज का, इसमें बताया गया है यूएस और पाकिस्तान के टाइज किस तरह से चेंज हो सकते हैं अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी है। इसमें बताया जा रहा है कि देखो पाकिस्तान की ज़्यादा इज्जत अब नहीं है यूएस के सामने, ठीक है। पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे बहुत अनॉयड थे, बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। क्यों? क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट बाइडेन ने इमरान खान से बात करने को मना कर दिया कि भाई हम बात नहीं करेंगे, और इसके कारण ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। और इन्होंने ये कहा, एनएसए जो है वहाँ के, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। इस दूसरे ऑप्शन से इनका मतलब है बीजिंग, ठीक है। इसका मतलब है चाइना, कि हम चाइना से भी नेगोशिएट कर सकते हैं, हम चाइना के साथ मिल भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक इनका इशारा था इसकी तरफ। अब यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनको पता चल गया है, उनको भले ही वो बोल रहे हैं कि हम ये वॉर जीत के आए हैं, पीसफुली ख़त्म करके आए हैं, लेकिन अंदर से उनको भी पता है कि ये वॉर को, अफगानिस्तान वाली वॉर को वो बहुत बुरी तरह से हारे हैं, और उन्होंने अफगानिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। जो इंटरनेशनल रेप्यूट थी यूएस की वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, और इसका एक कारण वो पाकिस्तान को भी मानते हैं यूएस वाले। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा तालिबान को सपोर्ट किया है। यूएस ने सोचा था कि पाकिस्तान हेल्प करेगा तालिबान से उनके नेगोशिएशन में। देखो क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से खुद को ये पोर्ट्रे करता हुआ आया है कि जो भी दोहा डील हुई वो भी मेरी वजह से हुई, जो भी नेगोशिएशन हुई यूएस और तालिबान के बीच में वो भी मेरी वजह से हुई। लेकिन यूएस चाहता था कि पाकिस्तान के क्योंकि अच्छे रिलेशन हैं तालिबान के साथ, तो तालिबान को वो ये कन्विंस करे कि कुछ बातें यूएस की भी मानी जाए, जैसे कि सीज फायर की बात मानी जाए, ठीक है। या फिर तालिबान ने मजबूर कर दिया था यूएस को कि आप हमारे 5,000 आतंकवादियों को छोड़िए, तो ही हम यहाँ पे टेररिज्म को नहीं फैलाएंगे। तो उसके चक्कर में यूएस को 5,000 आतंकवादियों को भी छोड़ना पड़ा था, ठीक है। तो इसमें चाहता था पाकिस्तान की हेल्प यूएस, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पे कोई हेल्प नहीं करी। तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है यूएस, ठीक है, अभी के टाइम पे। और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सस्पिशन के साथ देखा जा रहा है पूरे वर्ल्ड के द्वारा, ठीक है, क्योंकि तालिबान की हेल्प करना चाहता है पाकिस्तान। अब मैंने आपको बताया कि ट्विटर पे ये कैसा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि तालिबान की गुडविल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कौन करता है भाई? देखा ना हमने सबने कि कैसे कैसे एयरपोर्ट पे क्या हालत हो रही है, लोग किस तरह से मरे जा रहे हैं, लोग प्लेन्स पे लटक रहे हैं। कैन यू इमेजिन? प्लेन्स पे लटक रहे हैं लोग, रेलवे स्टेशन जैसे समझ रहे हैं उनको। तो उनकी कितनी मजबूरियां होंगी, कितना डरे हुए होंगे वो लोग।
तो देखो इसमें मैंने बताया कि जो एनएसए कह रहे थे कि हमारे पास और भी ऑप्शन है, उसमें एक तो ये चाइना की बात कर रहे थे और आजकल ये टर्की से भी अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं, क्योंकि देखो टर्की चाहता है कि वो इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बन के बाहर निकले और पाकिस्तान इसमें पूरी इसकी मदद कर रहा है, इसलिए टर्की भी पाकिस्तान का पूरा साथ देता है। तो ये तो इनके पार्टी वाले हैं, ठीक है, पाकिस्तान की पार्टी वाले हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी देखने वाली बात है कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो यूएस और पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशन थे। आपको याद होगा अगर 1971 की जो वॉर थी उसमें रशिया ने हमारा साथ दिया था और पाकिस्तान का साथ दिया था यूएसए ने। क्यों? क्योंकि देखो यूएसए जो है ना वो हमेशा अपने हिसाब से चलता है, अपने मतलब से चलता है। जहां यूएस को कोई मतलब की पार्टी मिलती है वो उसकी साइड हो जाता है। तो हमें भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि यूएस आज हमारी साइड है, इंडिया की साइड है। ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया अभी उसके लिए बहुत काम का है, इसीलिए यूएस हमारी साइड है। ठीक है, यूएस हमेशा एक बफर स्टेट में मानता है, बफर स्टेट में, कि कौन सा स्टेट उसके काम आ सकता है प्रॉब्लम से बचने के लिए। जैसे उस टाइम पाकिस्तान था, ठीक है, आज रशिया है, आज इंडिया है, ठीक है। तो इसलिए चीज़ें बदलती रहती हैं, जियो पॉलिटिक्स बदलती रहती है। मैंने कल भी आपको बताया था, देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट फोर्स इन जियो पॉलिटिक्स। ओके, व्हाट इज परमानेंट इज नेशनल इंटरेस्ट। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये छोटा सा आर्टिकल था, हमने देख लिया। अब देखो कल के आर्टिकल्स की तरफ आते हैं। कल एक आर्टिकल आया था एमएसएमई से रिलेटेड, कल नहीं 15 अगस्त का आर्टिकल है, ठीक है। ये तो एमएसएमई से रिलेटेड ये आर्टिकल था। इसमें बेसिकली बताया गया है कि एमएसएमई कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। जैसे कि एमएसएमई का जो इंडिया में कल्चर है वो थोड़ा सा अलग है, बाकी कल्चर से यूनिक है। क्यों? क्योंकि हमारी 80% जनता तो इनफॉर्मल सेक्टर में और सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो यहाँ पे एमएसएमई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 64 मिलियन एमएसएमई है हमारे यहाँ पे, जिसके ऊपर लगभग 320 मिलियन लोग डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हमको समझ आना चाहिए कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इसके ऊपर हमको ध्यान देने की, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है इसको लेकर, जैसे कि फाइनेंशियल रिस्क यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए इसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं ना, कि फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा हो, बिजनेस सेटअप करना पड़े आपको, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, तो उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन यहाँ पे देखो ये सब एमएसएमईज जो हैं ये सब कर रही हैं, लेकिन इनके पास रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे इनके पास क्रेडिट नहीं मिलता, इनको रिसोर्सेज नहीं मिलते, एक इशू ये है, ठीक है। उसके बाद ये भी है कि देखो हमको 74 ईयर्स हो गए हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंस के। हम 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है आज के टाइम पे, हमारा स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये सब कुछ है हमारे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको ये देखने की जरूरत है कि एमएसएमईज पे हमने कितना काम किया। देखो हम अगर देखेंगे सर्विस सेक्टर की जो एमएसएमईज हैं या जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है जीडीपी कंट्रीब्यूशन में, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो हम इसमें ध्यान नहीं दे रहे, पॉलिसी मेकर्स का ध्यान इस पे नहीं है, ऐसा कहा गया है इस आर्टिकल में, ठीक है। क्यों? देखो एक तरफ तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है और ग्लोबल सप्लाई चेन्स का हम पार्ट नहीं बन पा रहे, ठीक है। हम मेक इन इंडिया चला रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज की डेट में अगर हम देखें 1950s 1990s में हमारा जो कंट्रीब्यूशन था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वो 15% था जीडीपी में, और आज की बात करें अगर 2021 की, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 17% है। तो 2% की बढ़ोतरी हुई है बस, ठीक है, विच इज़ अ वेरी लो ग्रोथ, ओके। तो ये हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद देखो कोई भी कंट्री ऐसी नहीं होती जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बिना इतनी आगे बढ़ जाए, डेवलप हो जाए। तो हमको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं कि हम बात कर रहे हैं एमएसएमईज की, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन करते हैं एमएसएमईज आफ्टर एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। उसके बाद बात करें कि आज तक में हमारे बहुत सारे अच्छे मॉडल्स भी रहे हैं, जिन मॉडल्स को हम स्टैंडर्ड मान के उनको फॉलो कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ फ्लड रिवॉल्यूशन आया था मिल्क डेयरी प्रोडक्शन को लेकर, ठीक है, वर्गीज कुरियन जी लाए थे। तो इसमें हमने देखा अमूल निकल के आया, ठीक है, गुजरात में। ये आज की डेट में एक इंटरनेशनल ब्रांड है, ठीक है, और ये हमको मेक इन इंडिया की तरफ, ठीक है, ज़्यादा हम जो है आज की डेट में लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर हैं। तो ये जो है इसकी वजह से है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एमएसएमईज की। वैसे ही एक जेडी टाटा जो थे, जमशेदजी टाटा जो हैं, ये लेके आए थे स्टील बिजनेस। तो ये भी एक एंटरप्रेन्योरशिप थी उसके टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे। और इनका ये मानना था इन अ फ्री एंटरप्राइज द कम्युनिटी इज नॉट जस्ट द स्टेक होल्डर इन बिजनेस बट इन फैक्ट द वेरी पर्पज ऑफ एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे कोशिश हमको ये करनी चाहिए। इसमें ये कहा गया है बेसिकली कि कम्युनिटी जो है, पूरी कम्युनिटी, वो सिर्फ एक स्टेक होल्डर नहीं रहती है एमएसएमई में, वो पूरा पर्पज रहती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कम्युनिटी का वेलफेयर पर्पज रहता है एमएसएमईज का, इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमको ज़रूरत क्या है? एक इंक्लूसिव इकोसिस्टम जनरेट करने की, ठीक है। इंक्लूसिव से मेरा मतलब क्या है? सोशली आप
देखिए सोशल कॉजेज उसमें है कि नहीं, इकोनॉमिक कॉजेज है कि नहीं, एनवायरमेंटल कॉजेज हैं कि नहीं, जैसे अभी क्लाइमेट चेंज का इशू चल रहा है तो एनवायरमेंटल कॉजेज को भी साथ में लेकर चलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे एक बात कही गई है कि हमें चाहिए क्या, एक तो इकोसिस्टम डेवलप करना है, एक इंक्लूजनरी इकोसिस्टम, फिर ऐसा देखना है कि रियल वैल्यू, रियल रिसोर्सेज मिल सके उनको, रियल जॉब्स जनरेट हो सके, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भी पॉलिसी मेकर्स को ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, और इसके साथ ग्रोथ ओरिएंटेड रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल था, हमने देख लिया इसको। देन बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, द फाउंडर्स फोरसाइट इल्यूमिनेट्स आर हिस्ट्री। तो फाउंडर्स जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे नेशन के, उनकी सोच ने किस तरह से हमारी हिस्ट्री को और हमारे देश को डेवलप किया है, इसको देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। देखो ये मैंने आपके लिए पॉइंट्स असाइन करके रखे हैं। सबसे पहली चीज़ कि देखो यहाँ पे सबसे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया था। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया था, उसमें हमने देखा कि वहाँ पे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने यहाँ पे ये कोशिश करी कि जो वो सोचते थे, जो उनकी सोच थी अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, वो लोगों तक पहुँचा सकें। ठीक है, इसीलिए इन्होंने फंडामेंटल राइट्स लेके आए। 1930s में एक कराची सेशन हुआ था, 1931 में। ठीक है, नेशनल कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक कराची सेशन हुआ था, यहाँ पे ये फंडामेंटल राइट्स को लेके आए, जिसमें यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज की बात की गई, सिविल लिबर्टीज़ की बात की गई। ठीक है, इसमें बात की गई सेक्युलरिज्म की, लेबर राइट्स की, विमेन के राइट्स की। ठीक है, लैंड टैक्स को कम करने की, पीजेंट टैक्स को कम करने की, और जो मेन बात की गई कि ओनरशिप हम सभी को देंगे, कम्युनिटी को, और स्टेट की ओनरशिप होगी रिसोर्सेज के ऊपर। तो एक तरह से सोशलिज्म की भी बात की गई यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद इसको हमने कम्युनिस्ट जो हमारा कांग्रेस का मैनिफेस्टो था इलेक्शंस के टाइम पे 1936-37 में और 45 के ड्यूरिंग, यहाँ पे इलेक्शन के मैनिफेस्टोज में भी इन राइट्स की बात की गई थी। ठीक है, बाद में जाके इकोनॉमिक प्लानिंग को भी साथ में लिया गया, सोशल रिफॉर्म्स को साथ में लिया गया, अनटचेबिलिटी के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी गई, विमेंस के एम्पावरमेंट की बात की गई। ठीक है, जैसे गांधी जी ने 1909 में लिखा था कि विमेन जो हैं वो सिर्फ अपने घरों की क्वींस होती हैं। बाद में गांधी जी ने भी अपने व्यू पॉइंट को बदला। ठीक है, गांधी जी ने भी इक्वालिटी की बात की बाद में जाके। ठीक है, क्योंकि ओवर द टाइम चेंज आता है सभी में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि सोशलिज्म जो है, सोशलिस्ट जो आइडिया है, ये नेहरू ने थोपा था बाद में जाके, जबकि कंट्री का सैंक्शन नहीं था इसको। लेकिन आप देखिए जब यहाँ पे बात हुई थी कि ओनरशिप राइट्स जो हैं वो स्टेट के पास रहेंगे, तो सोशलिज्म की बात तो हो चुकी थी, बस ये वर्ड जो है ना वो नया था। ठीक है, इसके बाद लैंड रिफॉर्म्स की बात की गई पब्लिक सेक्टर में, और यहाँ पे कई सारे अचीवमेंट्स हुए, जैसे कि ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया कई सारे स्टेट्स ने। जम्मू कश्मीर में तो इस तरह से ज़मींदारी सिस्टम खत्म हो गया था, और कि है ना यहाँ पे देखो जो लैंड राइट्स इस तरह से मिले थे कि बिल्कुल कुछ भी आपको नॉमिनल कंपनसेशन भी नहीं देना है फार्मर्स को, पीजेंट्स को, टिलर्स को, फिर भी उनका लैंड हो जाएगा। लैंड सीलिंग लॉज आए। ठीक है, कि कोई भी पर्सन इस इतने से ज़्यादा लैंड अपने पास नहीं रख सकता, ओन नहीं कर सकता। फिर इंडस्ट्री की बात करें तो सेकंड 5 ईयर प्लान से हमारी इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी। ठीक है, इनफैक्ट जो बड़े कैपिटलिस्ट थे उनका भी मानना था कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि प्राइवेटली इतना पैसा किसी के पास नहीं है कि वो इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज को यहाँ पे सेटअप कर सके। तो यहाँ पे हैवी इंडस्ट्रीज बनी। ठीक है, इसके बाद लिटरेसी की तरफ हम आगे बढ़े और एजुकेशन की तरफ हम आगे बढ़े, हमने साइंस एंड टेक को प्रमोट किया, कई सारी आईआईटीज बनाई हमने। ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट किया, और कुल मिला के यहाँ पे लीडरशिप का भी असर था, क्योंकि देखो नेहरू की लीडरशिप भी मानी जाएगी कि यहाँ पे इनका भी कंट्रीब्यूशन था। देखो कई लोग मानते हैं कि नेहरू के बहुत सारी गलतियाँ थी, लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा गलतियाँ थी, लेकिन लीडरशिप भी उनकी अच्छी थी, तभी हम आज देखो वो क्रूशियल ईयर्स थे बहुत सारे, जो स्टार्टिंग के ईयर्स थे ना बहुत ज़्यादा क्रूशियल ईयर्स थे, तो लीडरशिप आपको माननी तो पड़ेगी कि नेहरू की अच्छी लीडरशिप थी। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी है कि इस लीडरशिप में एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जाता है कि जब नया नया भारत आज़ाद हुआ था, तो मेजरली जो भी मॉन्यूमेंट्स थे, गेट्स थे, उनका नाम जो था ब्रिटिशर्स के नाम पे था। तो हर कोई चाहता था कि नेहरू के नाम पे इनके गेट्स हों, इनके रोड्स का नाम नेहरू के नाम पे हो, लेकिन नेहरू ने खुद मना किया कि नहीं, वी आर हियर फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये पूरा एडिटोरियल था कि किस तरह से फाउंडर्स ने हमारी हिस्ट्री को लिखा है, और किस तरह से फाउंडर्स के कारण आज हम 75th इंडिपेंडेंस डे मना पा रहे हैं। ठीक है, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हैव अ वेरी गुड डे।